हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोग विज्ञान में हम लोगों ने प्रकाश को समाप्त कर दिया। प्रकाश का जो जितने भी चैप्टर थे प्रकाश के, उन सब को हम लोगों ने अध्ययन करके समाप्त कर दिया। जिसमें से हमने क्या अध्ययन किया? दर्पण के विषय में अध्ययन किया, लेंस के विषय में अध्ययन किया और प्रिज्म के विषय में अध्ययन किया। तो इन सब को हमने क्या किया? समाप्त कर दिया। अब आज से हम एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ऐसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी के विषय में सब लोग परिचित होंगे, सब लोग जानते होंगे। सब लोगों ने जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सब लोग जानते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कोई काम चलने वाला नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है, किस तरह होती है, किस तरह आवेश उत्पन्न होते हैं, इसको हम इस वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि विद्युत कहते किसे हैं, विद्युत उत्पन्न कैसे होती है। सबसे पहला इस चैप्टर में पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। देखिए, विद्युत जो उत्पन्न होती है वो विद्युत के आवेश से उत्पन्न होती है। आवेश दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, जो आवेश होते हैं धनावेश होते हैं और ऋणावेश होता है। अब ये धन ऋण क्या है? आपने देखा होगा कहीं भी बैटरी पर देखा होगा धन का चिन्ह बना होता है, ऋण का चिन्ह बना होता है, सेल पे देखा होगा आपने। ठीक है, आपने विद्युत के तारों पर देखा होगा धन का चिन्ह बना होता है, ऋण का चिन्ह बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आवेश हैं। ये क्या है? आवेश हैं। अब विद्युत आवेश किसे कहते हैं? एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग समझते हैं। बचपन में हम लोग खेल भी करते थे। क्या करते थे? ये जो पटरी है, ये जिसको हम स्केल कहते हैं, कांच की बनी होती है, इसको क्या करते थे? सूखे बालों पर रगड़ते थे। कांच की जो स्केल है, इसको सूखे बालों पर रगड़ते थे। बचपन में हम लोग खेल किया करते थे, आप लोग भी। और कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पर रखते थे। तो ये स्केल क्या करती थी? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। ठीक है, आज भी अभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि आप जो है क्या कीजिए, स्केल ले लीजिए, सूखे बाल पर थोड़ी देर रगड़िए और कांच के छोटे छोटे क्या कीजिए, टुकड़े बना लीजिए और उन टुकड़ों पर उस स्केल के पास ले जाइए टुकड़ों को। तो क्या करेगा? स्केल टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे? ये जो कांच की स्केल है, ये क्या हो गई? इसने क्या कर लिया? आवेश को ग्रहण कर लिया। आवेश को ग्रहण कर लिया। एक और उदाहरण देखते हैं, एबोनाइट की छड़ को। एबोनाइट की छड़ को यदि हम बिल्ली की खाल पर रगड़ें, बिल्ली की खाल पर रगड़ें, तो क्या होता है? एबोनाइट की छड़ भी यही कार्य करती है। और क्या करती है? एबोनाइट की छड़ पर भी हल्की वस्तुओं को, एबोनाइट की छड़ को पर भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसको भी हम कहेंगे इसने भी क्या किया? आवेश को ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब दो प्रकार के आवेशों को ग्रहण किया। एक तो कांच ने क्या किया? कांच की स्केल ने क्या किया? कांच की स्केल को सूखे रेशम पर रगड़ा, तो एक तो आवेश ये ग्रहण किया, इसने ग्रहण किया, और दूसरा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर इसने किया। अब दो आवेश हो गए। एक क्या हो गया? पहला वाला धनावेश हो गया और दूसरा वाला ऋणावेश। अभी हमने आपको क्या बताया था? आवेश दो प्रकार के, धन और ऋण। तो एक ने क्या किया? धनावेश ग्रहण कर लिया, दूसरे ने क्या किया? ऋणावेश ग्रहण कर लिया। यह हो गया विद्युत आवेश।
ठीक है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, परमाणु की संरचना हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। परमाणु की जो संरचना है कैसी होती है, इस तरह से। ये परमाणु के नाभिक में धनावेशित है, इस परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसे हैं, धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया इसका नाभिक, और ये हो गया इसका बाहर की कक्षा, बाहर की कक्षा। अब नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और बाहर की कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित है, और इस पर ये क्या है, विद्युतीय उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, ऋण आवेशित है। अब ये जो धनावेश है ये ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो जो धनावेश यानी जो पास की कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो तो कस करके नाभिक से बंधे होते हैं, क्योंकि नाभिक के कितने होते हैं, पास होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कक्षा दूर होती जाती है, ठीक है, तो ये इसकी पकड़ अब नाभिक की इस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम होगी, इस इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा इस पर पकड़ कम होगी, और इस पर पकड़ और भी कम होगी। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो परस्पर इससे नाभिक के आकर्षण से थोड़ा सा मुक्त होते हैं, इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वह क्या होंगे, वह अधिक वैद्युत आवेश ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वह जल्दी से वैद्युत आवेशित हो सकते हैं। बात समझाई कि नहीं, वह जल्दी से आवेशित हो सकते हैं। अच्छा, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कौन ले जाता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसको, आवेश को। इसी प्रक्रिया को, आवेश के चलने की प्रक्रिया को, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रिया को हम वैद्युत का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को वैद्युत का चालन कहते हैं। वैद्युत का चालन कहते हैं। इसी के आधार पर कोई पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। देखिए, जो
सबसे अच्छी वैद्युत की चालक हैं वो हैं धातुएं। धातुएं क्यों हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। कितनी होती है? धातुओं में प्रति घन मीटर में लगभग 10 टू की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होता है। किनमें? धातुओं में। इसीलिए धातुएं जो है वो विद्युत की अच्छी चालक हैं। ठीक है, इनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है वो है चांदी। ठीक है, इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी आते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है वो क्या है? चांदी है। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं कि चालक किसे कहते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, की संख्या सबसे अधिक है, उनको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। उदाहरण हमने आपको बता दिया, जो विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी विद्युत की चालक हैं। ठीक है, या ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर के विद्युत का प्रवाह हो सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत का चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विद्युत का चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुएं, पारा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुएं, पारा, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? विद्युत के चालक हैं। अचालक वे हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 0 है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, अथवा बहुत कम है, अथवा बहुत कम है। उनको हम क्या कहेंगे? अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण है, जैसे सल्फर। सल्फर ये किस में आता है? अधातुओं में। ठीक है, अब हम जब आगे पढ़ाएंगे तो धातु पढ़ाएंगे तो धातुएं तो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं जितनी हैं वो क्या है? विद्युत की अचालक हैं। तो धातु हो गई, इसके अतिरिक्त मोम हो गया, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध का मतलब डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल भी क्या है? उष्मा का अचालक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हो गया रबर, हो गया रबर, लाख, प्लास्टिक, ये सभी क्या हैं? विद्युत के अचालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सामान्य अवस्था में क्या हैं? अचालक हैं। सामान्य अवस्था में अचालक हैं, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज मिलाने पर, कुछ उनमें इम्प्योरिटीज या अपद्रव्य मिलाने पर, अपद्रव्य मिला देने पर ये क्या होती हैं? ये चालक का कार्य करने लगती हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम अर्धचालक बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, और इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न में इनका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया विद्युत आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहीं कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमारे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उस पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।